नमस्कार दोस्तों। सुना है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ पहुँचा हुआ कवि वहाँ प्रकटे आनंद की छवि। कल्पनाओं को शब्दों में और शब्दों को छंदों में ढालते हुए कविगण कविता का सृजन करते हैं। कविता कैसे सूझती है, इसके बारे में सुश्री रंजना पोहनकर, जो एक प्रथित यश कवित्री है, कहती है, लाल नीले अक्षरों से लिखी वो बयारें जर्रे जर्रे में सिमटती जा रही हैं। सूखे पत्तों के पीछे की सरसराहट साफ सुनाई दे रही है। चांदनी झांक रही है, एक कविता चली आ रही है। कविता लिखने की उपज कुछ देखने से, कुछ सुनने से, कुछ पढ़ने से, सोचने से, कुछ काल्पनिक उड़ाने भरने से पैदा होती है। कवि सम्मेलनों में कवियों की पठन शैली देख सुनकर मन आंदोलित हो जाता है। मन करने लगता है कि चलो भाई कुछ लिखते हैं। फिर उगता हुआ सूरज, बादलों के घूंघट में से झांकती हुई चंद्रकला, मुस्कुराती हुई सुंदर सी लड़की, हवा में सरसराते पत्ते, झुर्रियों से भरा हुआ किसी भिखारन का दीन मलिन चेहरा, धुएं में कोहरे में लिपटे हुए अस्पष्ट दृश्य, मरुस्थल, पांव के निशान, प्रतिबिंब, बिजली की कड़कती रेखाएं, टूटे फूटे मकान, ये सारी विधाएं कवि मन को भाना शुरू करती हैं। और फिर कवि अपना अस्त्र लेखनी उठाता है और शब्दों अक्षरों को कागज पर उकेरना शुरू करता है। उसे कीड़ा काटता है। मुझे भी कीड़े ने डंक मारा, कभी धीरे से तो कभी जोर से। सो पहली कविता लिख डाली और नौसिखिया कवियों की श्रेणी में मेरी गिनती हो गई। श्रोताओं, सन 1962 के भारत चीन युद्ध को 3 वर्ष बीत चुके थे। देश में आक्रोश फैला हुआ था। सन 1964 में बनी हकीकत फिल्म में सैनिकों की दुर्दशा देखकर मन आहत हो गया था। पराजय के परिवेश से मुक्त होने की क्रिया ने जोर पकड़ा था। लेकिन 5 अगस्त 1965 के दिन भारत पाक युद्ध छिड़ गया। 15 अगस्त 1965 को लाल किले की प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री जी का भाषण आकाशवाणी पर सुना। उस भाषण में युद्ध की गहराई हुई छाया मुख्य विषय थी। युद्ध का 10वां दिन था। मेरी आयु थी 20 वर्ष की, और उस रात 11 बजे मैंने काव्य जगत पर हमला बोल दिया। मेरे कवि मन ने भारत को ललकारा था, ऊठ भारता, ऊठ भारता, परकीयांच्या आक्रमणाला उत्तर दे, अर्थात ओ इंडिया राइज एंड गिव befitting reply to foreign invasions. ऊठ भारता, ऊठ भारता, परकीयांच्या आक्रमणाला उत्तर दे, ऊठ भारता, शत्रूवर तव विजय पताका फडकू दे. तव भूमीवर आज वाहती गंगा आणि यमुना,
पर्वतराजी आणि वनश्री उल्हसितही करीतसे मना. शेतांमधुनी काम करीत हे तुझे भूमिपुत्र. समृद्धीची पूजा करीती हे सर्व सर्वत्र. उठ भारता, उठ भारता, या सर्वांचे जीवन तू निशंक होऊ दे. उठ भारता, कीर्तीला तुझिया अवघ्या विश्वात पसरू दे. रक्षणार्थ तव उद्यत असती तुझे भारतीय. प्राणांचाही विचार आम्ही करणार काय. जिवंत राहू तुझे रूप पाहण्या अखंडित. खंडित तुझ करू पाहणाऱ्यांचे शिरची करू खंडित. उठ भारता, उठ भारता, प्रभात आली तव चेहऱ्यावर हास्य उमलू दे. उठ भारता, निर्भय हो अन परचक्राचा नाश होऊ दे. उठ भारता. छाई रहती थी यहाँ पर तेरी ही परछाइयाँ. तू नहीं तो क्यों मेरा साया यहाँ मौजूद है. देख ली मैंने भी जन्नत साथ तेरे रह सनम. देखता हूँ अब खिजा दोज़ख के मैखाने में है. मैं भला क्या जानता था तुम भी हो सकती हो दूर. बेतसल्ली का समा अब दिल की तन्हाई में है. तेरे जाते ही सनम, तेरे जाते ही सनम, बस अश्क ही रह जाएंगे. इश्क की यादें समाई घर के वीराने में है. छाई रहती थी यहाँ पर तेरी ही परछाइयाँ, तेरी ही परछाइयाँ, तेरी ही परछाइयाँ. 1 अगस्त 1966 तक मेरी गुल्लक में 16 कविताएं हो चुकी थी. उस दिन ये अल्हड़ कवि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पहुंचा. पहले ही दिन दोस्तों ऐसा तगड़ा रगड़ा लगा कि कवि की सारी हवा फुर्र हो गई और कविता को कागज पर उतारने का समय 1 साल तक नहीं मिला. प्रतीक्षा करते करते 13 जुलाई 1967 का दिन आया. IMA में 1 वर्ष बिताकर टर्म ब्रेक में मैं इंदौर आया था अपने माँ बाप से मिलने के लिए. 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा है मुझे और एकाएक कविता ने गज़ल का रूप धारण कर लिया और मेरे सामने आ गई. हर्फ यों करा है, मैंने तेरी याद दिल के पास ही रख ली सनम. प्यार की दौलत मेरे दामन में हसरत मंद है. 12 पंक्तियों को 6 कड़ियों में बांधते हुए मैंने अपने काल्पनिक सनम को कोसा था. मैंने तेरी याद दिल के पास ही रख ली सनम. प्यार की दौलत मेरे दामन में हसरत मंद है. लब तेरे हिलते रहे पर नूर चेहरे पर न था.
मैंने समझा मेरे जाने का तुझे कुछ रंज है। आंसू ने आज सब कुछ कह जो डाली दास्तां। मुझको बेगैरत न कर, आंसू तो गैरतमंद हैं। मेरी नाकाबिल वफा का इम्तिहान मत लो सनम। बेवफाई की सजा इस दिल को तड़पाने में है। मुझको अपना आज अफसाना सुनाने दीजिए, जिसकी यादें कुछ मेरे कुछ तेरे बहलाने में है। आखिरी अर्ज कर रहा हूँ। आज इस दिल को करार न आए तो कुछ गम नहीं। आज इस दिल को करार न आए तो कुछ गम नहीं। ये गनीमत है चलो तुमको मोहब्बत हमसे है। मैंने तेरी याद दिल के पास ही रख ली सनम। प्यार की दौलत मेरे दामन में हसरतमंद है। 17 दिसंबर 1967 के दिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैं अफसर बन के निकला और 20 दिसंबर 1967 को यानी 3 दिन के बाद रात के 10:30 बजे मेरी 43वीं कविता भी गज़ल बनकर ही उभरी। सेकंड लेफ्टिनेंट शशांक उमालकर कवि महाशय ने लिखा कि हर एक जाम पे साकी की याद आई, हर एक जाम पे साकी की याद आई, शबे फिराक में मोहब्बत की याद आई। हर एक जाम पे साकी की याद आई, शबे फिराक में मोहब्बत की बात याद आई। दिले नाकाम से कुछ और शिकायत है मुझे, सुकून जब भी गया तब किसी की याद आई। अभी अभी तो मेरे दिल ने भुलाया था जिसे, उसी हसीन मुसाफिर की आज याद आई। इसी बहार में उम्मीद का चमन है खिला, आज क्या बात है गुजरी खिजा की याद आई। महज बहाना किया और वो जुदा हो गए, तेरे करीब न आने की बात याद आई। और आखिरी कड़ी कह रहा हूं, बहल सके न कभी इश्क में मेरे ओ सनम, बहल सके न कभी इश्क में तेरे ओ सनम, चंद ख्वाबों की वो बारात मुझे याद आई। यंग ऑफिसर्स कोर्स सीरियल 52 करने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग महू में एक युवा कवि पहुंचा। 22 फरवरी 1968 को रात के 9:45 पर लेखनी चली और कोर ऑफ सिग्नल्स के इस युवा अधिकारी ने मराठी में
10 पंक्तियों का मुक्त छंद लिखा। तड़प कर उसने अपनी काल्पनिक प्रेमिका से सवाल पूछा था, प्रतिमा डोळ्यांसमोर ठेवून तुझी किती प्रतीक्षा करूं। और यहीं पर मेरी कविताओं का अर्धशतक पूरा हुआ। प्रतिमा डोळ्यांसमोर ठेवून तुझी किती प्रतीक्षा करू। निर्जीव तरी पण सजीव दिसणारे तुझे चित्र मला आणखी किती दिवस बघावे लागेल। सूर्याच्या उत्तापामुळे करपलेल्या पृथ्वीसम मेघ जलरूपी तुझा चिरपरिचित चिरपरीक्षित असा स्पर्श कधी मिळेल। गतिहीन माझे जीवन तुझ्या बरोबर गतिमय कधी होईल। फरवरी 1968 से 17 नवंबर 1969 के 9 महीनों में तड़ातड़ 50 कविताएं और जुड़ी और कविताओं का शतक बना। दिल खुश फड़कती हुई 100वीं कविता इंदौर में शाम के 5:30 बजे बनी। इस कविता में मैंने प्रेमिका को नहीं कोसा, अपनी यादों को कोसा और संजीदगी से कहा, नकोच मजला अशी आठवण। I don't want such memories. नकोच मजला अशी आठवण, येता भांबावनी जाई मन, ओलाविती अश्रूंनी लोचन, उगाच वाटे असार जीवन। एकेकाळी प्रेम ज्योतीने मम हृदया तू केले पावन, ज्योत निमाली धूर पसरला, गेला माझा जीव धूसरून। थकलेल्या श्वासांची हुरहुर, थकलेल्या श्वासांची हुरहुर, तुझला आळवितो मी लेऊन, थंडावा हृदयास देईना, दवबिंदूंनी भिजले पान, नकोच मजला अशी आठवण, नकोच मजला अशी आठवण। 19 मई 1970 के दिन इस कवि का विवाह मीनाक्षी पाटणकर से संपन्न हुआ और मेरी काव्यात्मक उड़ानों ने नए पंख लगने शुरू हो गए। मैंने फौजी जवानों और अधिकारियों की पत्नियों को बिरहा की अग्नि में झुलसते हुए देखा था। 4 जुलाई 1970 से 12 अगस्त 1970 के 38 दिनों में मेरी पत्नी ने पुणे में अपना पहला विछोह भुगता, क्योंकि मैं महू में ऑफिसर्स लाइन कंस्ट्रक्शन सीरियल 14 कोर्स करने के लिए गया हुआ था। मीनाक्षी बेचारी लिली हट नामक टूटे फुकरे मकान में रहती थी और उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अकेले रहकर चूहे, छिपकलियाँ, सांप, मकड़ियों से भरे हुए जाले ऐसे कमरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और ऐसी समय उसको अपना पहला विछोह मिला। मैंने अपने पत्नी के विछोह में एक कविता लिखी, जिन स्वप्नों में तू आती है उनका है स्वीकार मुझे। जिन स्वप्नों में तू आती है उनका है स्वीकार मुझे, सागर की लहरों से उछल उस बिरहिन से प्रेम मुझे। स्वप्निल नैनों की शर्मीली
आभा पर न्यौछावर है मन, तपती सी श्वासों का परिमल, जान चुका ये तपता तन। दीप शिखा सी उज्ज्वल है वह, जीवन का आधार मुझे। जिन स्वप्नों में तू आती है, उनका है स्वीकार मुझे। मेरी अपनी है श्यामल अलकों पर पड़ती परछाई, मेरी ही है अधरों पर खिलती गीतों की शहनाई। नवजीवन संदेश वाहिनी, तुम सावन की धार मुझे। जिन सपनों में तू आती है, उनका है स्वीकार मुझे। व्योम रश्मि सी अंबर पथ पर, सकुचाती सी एक किरण। आंचल में यौवन की गरिमा, अंतर में अभिनव स्पंदन। अभिलाषा से पूर्ण राग की, तुम झंकृत सी तार मुझे। जिन स्वप्नों में तू आती है, उनका है स्वीकार मुझे। उनका है स्वीकार मुझे। 150 से 200 की संख्या यहाँ तक पहुँचने में 25 अक्टूबर 1971 से 20 मई 1975 के 4.5 वर्ष फुर्र से उड़ गए। कवि एक बेटे का पिता बना, वह टेलीकॉम इंजीनियर भी। 3 मई 1975 को 3 वर्ष का सिग्नल ऑफिसर्स डिग्री इंजीनियरिंग 29A कोर्स पूरा करने के बाद अब कवि अपने आप को एक कवि मान चुका था। शाम के 6:30 बजे गरम चाय की प्याली हाथ में लेकर कविराय ने प्रार्थना शीर्षक वाली पोएम कागज पर उतारी। कविराय उस समय कैप्टन का ओहदा पा चुके थे। उसने अपने आप को प्रियतमा के रूप में ढाला और शब्द नाच उठे। नाथ नाथ न देखो मुझे चंद्र के नयनों से, छुओ न मेरा गात पवन के माध्यम से। इस कविता को लिखते समय कैप्टन कविराय कल्पनाओं के विश्व में उन्मुक्त विचरण कर रहे थे। नाथ न देखो मुझे चंद्र के नैनों से, छुओ न मेरा गात पवन के माध्यम से। सिमट न मैं जाऊं छुई मुई सी प्रियतम, कदापि मत आना चांदनी के पग से, चांदनी के पग से। नाथ न देखो मुझे चंद्र के नैनों से, विरह दाह बनकर प्रज्वलित मत होना, रश्मि सूत्र से प्राण नहीं बंधित करना। लहक न जाए कहीं चंपई मेरा तन, मदिर ऋतु है अंक में अब मत भरना। नाथ न देखो मुझे चंद्र के नैनों से, मध्यम दीपक में न देना तुम दर्शन, छिप कर पुष्पों में न लेना तुम चुंबन। छलक उठे ना कहीं कामना मन ही मन,
स्वप्नों में आकर न बनना आलिंगन, नाथ न देखो मुझे चंद्र के नैनों से, छुओ न मेरा गात पवन के माध्यम से। चलिए अब आते हैं 250वीं कविता की ओर। 21 मई 1975 से 10 अक्टूबर 2002 का अंतराल, आयु 30 वर्ष से 47 वर्ष पार कर गई। सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। बेटा 32 वर्ष का और बेटी 27 वर्ष की हो गई। री एम्प्लॉयमेंट के 5 वर्ष भी व्यतीत हो गए और 27 वर्षों में कविमन कितनी बार सक्रिय हुआ? केवल 50 बार, यानी प्रतिवर्ष केवल 1 या 2 कविताएं लिखी बस। 10 अक्टूबर 2002 के दिन महू में सवेरे 7:15 बजे लिखते समय कर्नल कविराय अपने आप से बोले, क्या कहें, क्यों कहें तुमसे हम ऐ सनम, क्या है गम, क्या है कम, क्या हुआ है सितम। क्या कहें, क्यों कहें तुमसे हम ऐ सनम, क्या कहें, क्यों कहें तुमसे हम ऐ सनम, क्या है गम, क्या है कम, क्या हुआ है सितम। कल तो कुछ और था, आज कुछ है अलम, हम तो बेशक हम रहे, पर रहे वो न तुम हमारे हुए, हमें तो शुभा नहीं। जाने फिर क्या बात है, क्या तुम्हें है वहम, तुम सुनो तो कहें दिल में क्या चीज है, कौन से दर्द हैं, कैसे हैं उस पर जख्म। 10 अक्टूबर 2002 से 10 सितंबर 2025 तक कितना समय गुजरा श्रोताओं? पूरे 23 वर्ष। कवि की आयु 47 वर्ष से आगे कितनी हुई? 80 वर्ष की। 8 दशक पूरे। और कविताओं की संख्या 250 से आगे कितनी हुई भला? 300, 350, 400। कर्नल कविराय ने गिनना छोड़ दिया था, परंतु लिखना नहीं छोड़ा। 250 के आगे पैरोडियां, मुक्त छंद, तुकतक, गजलें, मराठी, अंग्रेजी, भोजपुरी, हिंदी, किसी को नहीं बख्शा। काव्य के जितने 9 रस हैं, सब के सब निचोड़ के पी डाले। पारिवारिक समारोहों और प्रसंगों जैसे विवाह, जन्मदिन, त्योहार, प्रवास, राजनीति, दंगे फसाद, आंतरिक कलह, इन सब पर लेखनी की गाज गिरती रही। आकाशवाणी दिल्ली ने कुछ रचनाएं स्वीकार की। सैनिक समाचार, दक्षिण तारा, सिग्नलमैन पत्रिका आदि फौजी प्रकाशनों में कविताएं छपी और अंततः 80 वर्ष की आयु हो जाने पर कविमन ने चुनौती दी और कहा, हे कविराय, कविता तो लिखते जाओ, पर उनको समेटोगे कब? यार कोई नई दिशा नहीं अपनाओगे क्या? अरे भैये, अपना एक कविता संग्रह बनाओ, उसमें कितनी रचनाएं होंगी इस बात पर ध्यान धरो। कविता संग्रह का नाम क्या रखोगे? आत्मकथन, कह कर्नल कविराय, आनंद छंद, मन भावन, स्वगत,
अंतस्वाणी, उपज, मन विचार, अनुगामी, भावनानुराग, वो तो ठीक है, लेकिन अपना खुद का उपनाम तखल्लुस, उसका क्या होगा? कि इस काव्य संग्रह का विमोचन भला कौन करेगा, कहाँ होगा, मुख्य अतिथि कौन होंगे? जैसे अनेकों कवि उधेड़-बुन में पढ़ते हैं ना, वैसे ही मैं भी पढ़ा। ताने बाने बुने और कविता संग्रह का नाम अंततः सूझा, काव्य कुंज। 80 वर्ष के उम्र में ये मेरी एक उपलब्धि है, ऐसा मैं जानता हूँ। अब आप कविता संग्रह पढ़िए, कविताओं का आनंद उठाइए और कविराय को कहिए कि अब आपको गुलूबंद किसी का पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार। श्रोताओं, सन 1965 से अभी 2025 तक यानी 60 साल में मेरा कविता लेखन चल रहा है, मैं उसे लिख रहा हूँ। और उस समय 1965 में मैंने काव्य कुंज ये शीर्षक सोचा था कि जब भी कभी संभव होगा मैं अपनी कविताएं काव्य कुंज शीर्षक के अंतर्गत आपके सामने रखूँगा। तो अब वो मौका आ गया है। अष्टदशक पूर्ति, सहस्त्र चंद्र दर्शन, यानी 80 साल की उम्र मेरी हो चुकी है और अब काव्य कुंज आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए, ये पुस्तक अब मेरी एक उपलब्धि है।